आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृतियों का टकराव। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अमेरिका में जो उपनिवेशवाद हुआ था यूरोप के द्वारा, स्पेन के द्वारा और पुर्तगाल के द्वारा जो वहाँ पे स्थापना की गई थी, आक्रमण किए गए थे, दास प्रथा अपनाई गई थी, तो उन सब बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच जो संघर्ष हुआ था, यह संघर्ष कब देखने को मिलता है? तो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में यह संघर्ष देखने को मिलता है कि यूरोपवासी और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के बीच में। 15वीं शताब्दी में यूरोपवासियों ने ऐसे देश के व्यापारिक भागों की खोज की जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। समुद्री मार्ग से खोज करने का सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू किया था सर्वप्रथम सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया था। पुर्तगाल और स्पेन के निवासियों को पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार भी प्राप्त कर लिया था जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का निवासी था। उसने किसके तत्वाधान में वह खोज करने के लिए निकला था? तो स्पेन के शासकों के तत्वाधान में वह क्रिस्टोफर कोलंबस पूर्व की यात्रा पर निकला था। पूर्व की यात्रा पर निकलने के पश्चात वो किधर चला गया? तो इंडीज चला गया और वो उसको भारत समझता था, लेकिन वह क्या निकला? वह इंडीज यानी वेस्ट इंडीज था वो। ठीक है, निकोलस जो था, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वह किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ रखा था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वह मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत को पढ़ रखा था। उत्तरी व दक्षिण अमेरिका में किस तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे? तो उत्तर और दक्षिण अफ्रीका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और जहाँ कैरेबियाई क्षेत्र था, जहाँ पे ब्राज़ील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, वहीं दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। यानी कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों को देखने को मिलता है। पहली संस्कृति जो होती है वो कौन सी देखने को मिलती है? तो कैरेबियाई क्षेत्र देखने को मिलता है तथा ब्राज़ील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कौन सा समुदाय था जिनके यहाँ भव्य वास्तुकला देखने को मिलती है? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में एज़टेक, माया समुदाय और पेरू में इंका समुदाय देखने को मिलता है जिनके यहाँ भव्य वास्तुकला देखने को मिलती है। अमेरिका के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित कौन कौन सी चीज़ें हुई? तो दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों को वहाँ बस जाना वहाँ के निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। यहीं से ही दास व्यापार की शुरुआत हो गई थी, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका की खानों तथा बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे थे। पुरातत्वविदों ने अमेरिका के किस शहर को 1911 में खोजा था? तो पुरातत्वविदों ने 1911 में इकाई शहर माचू पिच्चू को फिर से खोज किया था। अगला पॉइंट है कैरेबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय। तो कैरेबियाई द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा जन समुदाय था? तो कैरेबियाई द्वीप समूह में यहाँ पे अरावाकी लुकायो नाम का समुदाय था जो कैरेबियाई सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों और बृहत्तर एंटिलीज में रहते थे। यानी कि अरावाकी लुकायो कहाँ पर रहता था? तो अरावाकी लुकायो छोटे छोटे द्वीप समूहों में और बृहत्तर एंटिलीज में रहते थे। छोटे छोटे जो कैरेबियाई सागर थे, जो छोटे छोटे द्वीप समूह थे, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको बहामा कहा जाता था। बहामा किसे कहा जाता था? तो कैरेबियाई सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह को बहामा कहा जाता था। अरावाकी लुकायो समुदाय को लघु एंटिलीज प्रदेश में किसने खदेड़ दिया था? तो कैरिब नाम का एक खूंखार कबीला था। किस नाम का? कैरिब नाम का एक खूंखार कबीला था जिसने लघु एंटिलीज प्रदेश में खदेड़ दिया था। किसको? अरावाकी लुकायो को। इसके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने के बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना पसंद करते थे। यानी अरावाक लोग का व्यवहार कैसा था? तो अरावाक लोगों का व्यवहार मेल मिलाप का था। वे कुशल नौका निर्माता थे। वे डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे, खेती करते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में किन किन फसलों को उगाते थे? तो अरावाक लोग खेती में मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। अरावाक लोगों की संस्कृति क्या थी? तो अरावाक लोगों की संस्कृति मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार थी। वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करते थे और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त होता था। अरावाक लोग जो थे वो अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित थे। अरावाक लोगों में शादी कैसी थी? तो अरावाक लोगों में शादी जो होती थी वह बहुविवाह प्रथा पे प्रचलित थे। अरावाक लोग जीववादी थे। जीववादी का मतलब क्या होता है? तो जीववादी का विश्वास होता है कि आज के वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं उनमें भी जीवन या आत्मा हो सकती है। ये कौन थे? तो अरावाकी लोग थे। इनको क्या कहा जाता था? जीववादी कहा जाता था। क्यों जीववादी क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये मानते थे कि जो निर्जीव है उनमें भी जीव होता है। जीववादी का इंग्लिश अर्थ क्या होगा? एनिमिस्ट। अरावाक समाज में कष्ट निवारकों और इलोक तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करता था? तो समन लोग करते थे। समन लोग क्या होते थे? समन लोग पुजारी कहलाते थे। अगर हम यहाँ मैप से देखें तो हमें चीज़ें साफ साफ नजर आती है यहाँ पे कौन कहाँ पे है। ठीक है, जैसे ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे अमेजन नदी है, कुजुको है। ठीक है, इंका साम्राज्य है, ये प्रशांत महासागर है, एज़टेक साम्राज्य है।
टेनोक्टिलान है, बृहत एंटोलीज है, कैरेबियान सागर है, क्यूबा है, हिस्पानियोल है, एंटोनीज है, अटलांटिक महासागर है, बुहामा है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अरावाक लोग किस तरह के गहने पहनते थे? तो अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे। यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। अरावाक लोगों के बारे में यह कहा जाता था कि अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले उनको कांच के मनके दे देता था तो वे बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि कांच का मनका ज़्यादातर इनको सुंदर दिखाई देता था। अरावाक लोग में बुनाई की कला बहुत विकसित थी, जैसे हैमक। हैमक क्या होता था? हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। हैमक क्या था? हैमक एक झूले था, ठीक है, झूला। अरामाकों का व्यवहार बहुत उदारतापूर्ण था। वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन जब अरावाको लोगों को पता चला कि स्पेन की नीति क्रूरतापूर्वक हो गई है, तब इन्होंने उसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावाकों और उनकी जीवन शैली का लगभग सत्यानाश ही हो गया। तुपिनाम्बा कौन थे? तुपिनाम्बा कहाँ रहते थे? तुपिनाम्बा कहे जाने वाले लोग जो थे वह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगल में बसे हुए गांव में रहते थे। कौन? तुपिनाम्बा, ठीक है। तुपिनाम्बा कहाँ रहते थे? तो ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगल जो थे उसमें रहते थे। और यह ब्राज़ील कहाँ पे था? तो दक्षिण अमेरिका था। ब्राज़ील का नाम किस पे पड़ा था? तो ब्राज़ील पेड़ के नाम पर ही ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील पड़ा था, ठीक। तुपिनाम्बा लोगों की क्या विशेषता थी? तो तुपिनाम्बा लोग जो थे वह खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं करते थे, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थी, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर होना नहीं पड़ता था। जो यूरोपवासी उनसे मिले, उनकी खुशहाल आज़ादी देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहाँ न कोई राजा था, न सेना थी और न ही कोई चर्च था, और उनकी जिंदगियाँ नियंत्रित थी। यह सब घटना किसके बारे में थी? तुपिनाम्बा के बारे में थी। मध्य और दक्षिण अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं। कैरेबियन और ब्राज़ील क्षेत्र के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुसंगठित राज्य थे। वहाँ मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी, जैसे एज़टेक, माया और इंका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बने। यानी शहरीकृत सभ्यताओं का आधार कौन कौन सी समुदाय बने थे? तो एज़टेक थे, माया थी और इंका जन समुदाय थे, ठीक है। इन शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी आगंतुकों को मुग्ध कर देते हैं। हम पढ़ेंगे एज़टेक जन के बारे में, ठीक है। अरावाकी के बारे में पढ़ लिया हम। अरावाकी कहाँ रहते थे? तो अरावाकी रहते थे कहाँ पे? कैरेबियान द्वीप समूह में रहते थे, ठीक है। और एटेम्बी के बारे में पढ़ा हमने। किसके बारे में पढ़ा? तुपिनाम्बा के बारे में। तुपिनाम्बा कहाँ रहते थे? तो ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट की ओर ब्राज़ील नामक पेड़ के जंगलों में रहते थे। एज़टेक लोग के बारे में बात करें तो एज़टेक लोग कहाँ थे? तो ये लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। कब? 12वीं शताब्दी में। यानी एज़टेक लोग जो थे 12वीं शताब्दी में उत्तर से आकर मैक्सिको की घाटी में बस गए थे। इस घाटी का नाम क्या था? तो इस घाटी का नाम उनके मैक्सिली नामक देवता के नाम पर पड़ा था। यानी कि मैक्सिको नाम क्यों पड़ा था? तो मैक्सिको नाम पड़ा था मैक्सिली नामक देवता के नाम पे पड़ा था। और यह घाटी किसकी थी? तो यह घाटी थी एज़टेक जन, जो आके यहाँ पे बस गए थे। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे। 12वीं शताब्दी में एज़टेक जन जो था वह मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में आकर बसते हैं, और वहाँ पर उन्होंने जनजातियों को हरा दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, और पराजित लोगों से ये लोग नजराना वसूल करने लगे। एज़टेक समाज कैसा था? तो एज़टेक समाज जो था वह श्रेणीबद्ध था, ठीक है। इस श्रेणीबद्ध में अभिजात वर्ग में लोग शामिल थे जो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे, अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। एज़टेक जन जो थे वहाँ पे पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी, और वे क्या करते थे? वे सरकार, जो अभिजात थे, पुश्तैनी अभिजात थे, वो कहाँ पे भाग निभाते थे? तो वो लोग सरकार में, सेना में तथा पौरोहित्य कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से ही एक सर्वोच्च नेता चुनते थे, जो आजीवन उनका शासक बना रहता था। राजा को पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, ठीक है। युद्ध जो होता था वो योद्धा होता, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। एज़टेक जन में प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। एज़टेक लोगों ने क्या किया कि एज़टेक लोगों ने भूमि उद्धार, जल में से जमीन लेकर इस कमी को पूरा किया, क्योंकि एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी। एज़टेक लोगों ने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू किससे बनवाया था? तो एज़टेक जन ने मैक्सिको झील में जो टापू बनवाया था, अपने हाथ से बनाया था। वह सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर, ठीक है, इसको उन्होंने टापू झील में कृत्रिम टापू बनाया था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको चिनाम्पा कहा जाता था। चिनाम्पा क्या था? चिनाम्पा था सरकंडे की जब बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर उसे मिट्टी की पत्तों से ढक कर उसे मैक्सिको की झील में कृत्रिम टापू बनाया गया था, उसे चिनाम्पा कहते हैं। टेनोक्टिलान का राजधानी कब बनी थी? टेनोक्टिलान राजधानी बनी थी 1325 ईस्वी में। किसकी राजधानी बनी थी? टेनोक्टिलान किसकी राजधानी थी? एज़टेक की राजधानी थी।
जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े खड़े अद्भुत लगते थे। एज़टेक का शासक अक्सर युद्ध में लगा रहता था। एज़टेक का जो शासक था वो अक्सर युद्ध में लगा रहता था, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। यानी एज़टेक के शासक का जो सर्वाधिक भव्य मंदिर था वह युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित था। एज़टेक का साम्राज्य कैसा था? एज़टेक का साम्राज्य जो था वो ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। यहाँ के लोग मक्का, फलिया, कुमड़ा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसल उगाते थे। एज़टेक लोगों का भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था? तो एज़टेक लोगों के भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के पास न होकर कुल के पास होता था, जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। एज़टेक लोगों के समुदाय में यूरोपीय कृषिदास जैसे खेतिहर लोग थे, वह अभिजातों की जमीन। एज़टेक लोग की बात करें तो ये यहाँ के जो गरीब थे, गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे। बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए की जाती थी और गुलाम अपनी आज़ादी फिर से खरीद सकते थे। तो यह चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती थी। एजरेट लोगों का जो था वे अपने बच्चों को स्कूली अवश्य भेजते थे। ठीक है, कुलीन वर्ग के यानी एजटेक जो समुदाय था वहाँ पे जो कुलीन वर्ग था उनके बच्चे कहाँ पे भर्ती किए जाते थे? तो काल मेकाक में किए जाते थे। यानी कुलीनों के बच्चे कहाँ पे किए जाते थे? काल मेकाक में। और यहाँ पे इनको क्या पढ़ाया जाता था? तो इनको यहाँ पे सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, और बाकी सारे बच्चे कहाँ पे पढ़ते थे? तो बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, और इन बच्चों को जो तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे तो इन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? इन बच्चों को इतिहास, पुराण, मिथक, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था। लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो यह कहाँ दिखा जाता था? तो एजटेक जन समुदाय में ये चीज़ देखने को मिलता है। 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में एजटेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एजटेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण कब दिखाई देने लगते हैं? तो 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगते हैं। यह स्थिति हाल ही में जीते गए लोगों में उत्पन्न संतोष के कारण पैदा हुई थी, जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के अवसर खोजने लगे थे। पेरू के इंका लोग कहाँ पे रहते थे? दक्षिणी अमेरिकी में देशज संस्कृतियों में सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोग की संस्कृति थी। यानी कि यह देशज संस्कृति बोली जाती है। ठीक है, देशज संस्कृति कौन थी? तो पेरू थी। दक्षिण अमेरिका देशज संस्कृतियों में सबसे बड़ी कौन थी? तो पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। यह कब आती है? तो 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक कौन थे? मैंको कपाक। ठीक है, इन्होंने कुजोकू में अपनी राजधानी स्थापित की थी। यानी कि इंका के शासक मैंको कपाक जो थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कुजको में स्थापित की थी। ठीक है, ये कब शासक बने थे? तो 12वीं शताब्दी में बने थे। इंका का 9वां इंका शासक का काल में राज्य का विस्तार हुआ था। यानी कि इंका राज्य का विस्तार किसके शासन काल में हुआ? तो इंका राज्य का विस्तार 9वें इंका शासक के काल में हुआ। इंका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैल गया था? तो इंका साम्राज्य इक्वाडोर से लेकर चिली तक फैला हुआ था, जो 3000 मील में फैला था। यानी इंका साम्राज्य कहाँ तक फैला था? तो इक्वाडोर से लेकर चिली तक फैला हुआ था। इक्वा का साम्राज्य कैसा था? तो इक्वा का साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। यानी कि राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी। ठीक है, राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी। वह ही सत्ता का उच्चतम स्रोत माना जाता था। नए जीते गए कबीले और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया था। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्या थी? प्रत्येक प्रजाजन के प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। ठीक है, प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठ की एक सभा द्वारा शासित होता था। यानी प्रत्येक कबीला किसके द्वारा शासित होता था? तो प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था। लेकिन पूरा कबीला जो होता था अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार एजटेक साम्राज्य की ही तरह इंका साम्राज्य इकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। ठीक है, यानी एजटेक के साम्राज्य में भी एक इकाई के अंतर्गत साम्राज्य था, उसी तरह इंका का भी साम्राज्य एक इकाई के नियंत्रण में मौजूद था। आबादी के निश्चित आंकड़ों के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इंका की आबादी कितनी थी? लगभग 10 लाख के बराबर थी। एजटेक लोगों की तरह इंका भी उच्च कोटि के भवन में रहते थे। ठीक है, उनके किले शिल्प जो होते थे, सब चीज़ें होती थी। इंका सभ्यता का आधार क्या था? इंका सभ्यता का आधार कृषि था। ठीक है, इंका सभ्यता का आधार क्या था? कृषि था। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इंका सभ्यता का आधार कृषि था। और यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि इंका साम्राज्य कैसा था? तो इंका का साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। और उसकी सभ्यता क्या थी? तो उसकी सभ्यता का आधार कृषि था। यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसलिए इंका के लोगों ने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित की। कहाँ पे? इंका के लोगों ने। ठीक है, हाल ही में यह बताया गया है कि 15वीं शताब्दी में एंडियाई अधिकतिकाओं यानी ऊंची भूमियों में खेती आज की तुलना में काफ़ी अधिक परिमाण में की जाती है।
इनका लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। ठीक है, कौन कौन से फसल उगाते थे इंका के लोग? तो इंका के लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। स्पेनियों का निगाह कौन से जगह पे नहीं पड़ा था जिसके कारण यह नष्ट नहीं हो पाया था? तो अमेरिका का एक शिखर था माचू पिच्चू। माचू पिच्चू नगर जो था, इस पर स्पेनियों का नगर निगाह नहीं पड़ा था, इसलिए ये बचा रहा। और इसका खोज, इसके लिए इतिहासकारों ने कब लिखना शुरू किया था? तो 1911 ईस्वी में लिखना शुरू किया था इसके बारे में। हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू किसने लिखी थी? हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू को पाब्लो नेरुडा ने लिखा था। किसने लिखा था? पाब्लो नेरुडा ने। पेंका के पेरू में जो पेंका थे उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्हें जो बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि थे। बुनाई भी सीखे हुए थे और मिट्टी के बर्तन बनाने की इनकी कला जो थी वो उच्च कोटि की थी। इन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया था, यानी कि पेंका जो थे वो लेखन की किसी भी प्रणाली का विकास नहीं किए थे। पेंका ने इंका लोग जो थे, ठीक है, इन्होंने लेखन की प्रणाली का कोई विकास नहीं किया था, किंतु उनके पास हिसाब लगाने के लिए एक प्रणाली अवश्य थी। इस प्रणाली को क्विपू कहा जाता था। ठीक है, यानी कि इनके पास पूछ देगा क्वेश्चन कि क्विपू क्या है? क्विपू क्या है? एक प्रणाली है, क्या? हिसाब लगाने की एक प्रणाली है। और इसको कौन प्रयोग करते थे? तो इंका लोग प्रयोग करते थे। क्यूपी में क्या होता था? क्यूपू में यह होता था कि डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखा जाता था। कुछ विद्वानों का विचार है कि इंका लोग इन धागों में एक किस्म का संकेत बुनते थे। इंका का साम्राज्य का ढांचा कैसा था? तो इंका के साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमा था, जिसका मतलब यह था कि जब एक बार इंका प्रधान पकड़ लिया जाता था तो उसकी शासन की सारी श्रृंखला टूट जाती थी। और उस समय भी ऐसा ही हुआ जब स्पेनी सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एजटेक तथा इंका संस्कृतियों में कुछ समानताएं थी और वे यूरोपीय संस्कृति के बहुत भिन्न थी। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोप की कुछ लोगों के हाथों में संसाधन का निजी स्वामित्व तो नहीं था। पुरोहितों और समनों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिनके परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने या चांदी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज में इस स्थिति मामले में बिल्कुल विपरीत थी। यूरोपवासियों की खोज यात्राएं। दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियाई लोगों को यूरोपवासियों के अस्तित्व का पता कब चला था? दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियन लोगों को यूरोपवासियों के अस्तित्व का पता तब चला जब यूरोपवासी अटलांटिक सागर को जहाज़ों द्वारा पार करके वहां पहुंचे थे। कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ था? तो 1380 में इसका आविष्कार हो गया था, लेकिन इसका प्रयोग कब शुरू हुआ? तो 15वीं शताब्दी में जाकर कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग शुरू हुआ। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने शुरू किया? तो अरबवासियों ने किया था। सृष्टि शास्त्र का मतलब क्या होता है? इसको कॉस्मोग्राफी भी कहा जाता है। कॉस्मोग्राफी का मतलब सृष्टि शास्त्र होता है। सृष्टि शास्त्र क्या है कि विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान था। इसमें स्वर्ण और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता था, लेकिन इसे भूगोल और खगोल से अलग शास्त्र माना जाता था। उसको हम सृष्टि शास्त्र कहते हैं। टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक कब मुद्रित हुई थी? तो टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक 1477 ईस्वी में मुद्रित हुई थी। लिखी कब गई थी? तो यह 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी। और इसका मुद्रण कब किया गया था? 1477 ईस्वी में। टॉलमी कहाँ का निवासी था? तो टॉलमी मिस्र का रहने वाला था। टॉलमी ने जो अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका लिखा था उसमें किन विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का विवरण दिया था? तो उसने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था। टॉलमी की पुस्तकों को पढ़कर यूरोपवासियों को क्या जानकारी मिली? उन्होंने 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टॉलमी ने बताया था, क्या बताया था? कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। ठीक है, टॉलमी ने बताया था दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को कम आंका था उसने। आइबेरियाई प्रायद्वीप में कौन से देश आते थे? तो आइबेरियाई प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल आते थे। स्पेन और पुर्तगाल के लोग यात्राओं की खोज में सबसे आगे रहे थे। कब? 15वीं शताब्दी में। नॉर्वे के जलदस्यु उत्तरी अमेरिका कब पहुंचे थे? तो नॉर्वे के जो जलदस्यु थे उत्तरी अमेरिका में 11वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर में कब गुजर रही थी? तो यूरोप की अर्थव्यवस्था जो थी 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट का दौर था। सबसे ज़्यादा गिरावट कब देखने को मिली? तो जब 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद और भी मुश्किल दौर देखने को मिलता है यूरोप में। लेकिन इटली वासियों ने किसी तरह तुर्कों के साथ व्यवसाय करने का इंतजाम कर लिया था। उन्हें व्यापार पर अधिकार देना पड़ा था। यानी कुस्तुनतुनिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1453 ईस्वी में हुआ था। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख किया था। यूरोपवासियों के मन में पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान कब आया था? तो यूरोपवासियों को पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान उस समय आया जब यूरोपवासी सोने और मसाले की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे थे। तब उनके मन में पश्चिम अफ्रीका का नाम आया था। पुर्तगाल स्पेन से कब अलग होकर स्वतंत्र हो गया था? तो पुर्तगाल 1139 ईस्वी में स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था और यहाँ पर मछुआरी तथा नौकायन के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी। पुर्तगाल का राजा कौन था? तो पुर्तगाल का राजा हेनरी, जो नाविक के नाम से मशहूर था। ठीक है, हेनरी था और उसे नाविक के नाम से मशहूरता प्राप्त थी।
राजकुमार जो था पुर्तगाल का, उसने पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में स्यूटा पर आक्रमण किया। यानी कि पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी ने स्यूटा पर कब आक्रमण किया था? तो स्यूटा पर आक्रमण किया था 1415 ईस्वी में। उसके बाद उसने कई अभियान आयोजित किए। अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक स्थान अफ्रीका के बोजाडोर में किया था। स्पेन में किस कारण से महासागरीय शूरवीर बनने के लिए प्रोत्साहन किया गया? तो स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय शूरवीर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। और किस महत्वाकांक्षा ने वो प्रचलित किया? तो ये धर्म युद्धों की याद और रिंका क्विस्टा की सफलता ने निजी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित कर दिया और इन इकरारनामों की शुरुआत की, जिन्हें कैपिटुलेसियोन कहा जाता था। कैपिटुलेसियन क्या था? कैपिटुलेसियोन एक इकरारनामा था। इसके तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों पर शासनाधिकार देता था। तो यह प्रक्रिया कहलाती थी कब? कैपिटुलेसियोन की प्रक्रिया कहाँ पे चल रही थी? तो स्पेन में चल रही थी। यह क्या था? एक इकरारनामा था। किसके द्वारा दिया जाता था? स्पेन के शासक द्वारा दिया जाता था। ठीक है। रिका क्विंस्टा क्या था? रिका क्विंस्टा पुनर्विजय था। ठीक है, पुनर्विजय कहला जाती है। ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई सैनिक विजय थी, जिसके द्वारा इन राजाओं ने 1492 में इस प्रायद्वीप को अरबों के कब्जों से छुड़ा लिया था। अब बात करेंगे अटलांटिक पारगमन के बारे में। एक नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, यानी स्वयं से शिक्षा लिया हुआ था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये किसके बुक को पढ़ा हुआ था? तो यह मार्को पोलो के बुक को पढ़ा हुआ था, लेकिन इसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कट इच्छा थी। ये भविष्यवाणी भी करता था। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस किस पुस्तक से बहुत प्रेरित हुआ था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस कार्डिनल पियर डिएली के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1410 ईस्वी में। किस पर लिखी गई थी? खगोल शास्त्र और भूगोल पे। उस पुस्तक का नाम क्या था? इमगो मुंडी। इमगो मुंडी पुस्तक किसने लिखा था? इमगो मुंडी पुस्तक लिखा था कार्डिनल पियर डिएली। ठीक है, पियर डिएली बहुत प्रेरित हुआ था इसकी पुस्तक से। उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की थी, लेकिन शुरू में इसको मंजूर नहीं किया गया था। ठीक है। बाद में इसे स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली और उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1942 को पालोस के पत्तन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हुआ। ठीक है, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस कब रवाना होता है अपने अभियान पे? तो 3 अगस्त 1942 को रवाना होता है। कौन से पत्तन से रवाना होता है? तो पालोस के पत्तन से रवाना होता है। कोलंबस के बेड़े में कितनी जहाज थी? तो कोलंबस के बेड़े में 2 प्रकार की जहाज थी। एक थी बेड़ा छोटा सा था, जिसका नाम सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव थी। ठीक है, सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव थी। और दो थी कैरेवल, जिसमें छोटे हल्के जहाज कहे जाते थे, कैरेवल। उस कैरेवल का नाम क्या था? एक का नाम पिंटा था और एक का नाम नीना था। ठीक है, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक बड़ी जहाज लेकर गया था जिसका नाम था सांता मारिया। ठीक है, और एक छोटी नाव लेकर गया था जिसमें 2 कैरेवल थी। ठीक है, 2 कैरेवल में एक का नाम पिंटा और एक का नाम नीना था। सांता मारिया की कमान किसने संभाली थी? तो सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। और इसमें कुल कितने नाविक थे? तो कुल 40 नाविक शामिल थे इसमें। ठीक है, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने कितने दिनों तक बेड़ा तैयार हुआ? तो 13 दिनों तक इसने बेड़ा तैयार हुआ और आगे से आगे बढ़ता गया, मगर तट के दर्शन नहीं हुए। और ये कब पहुंचता है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस 3 अगस्त 1942 को निकलता है और 12 अक्टूबर 1942 को उसे ज़मीन दिखाई दे देती है। कोलंबस ने इस जगह को भारत समझा, लेकिन यह बहामा द्वीप समूह का गुआना हानी द्वीप था। ठीक है, ये कौन सा द्वीप था? तो ये बहामा द्वीप का गुआना हानी द्वीप था। ठीक है, इस द्वीप समूह को बहामा नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो इस द्वीप को बहामा नामक नाम कोलंबस द्वारा ही दिया गया। इस क्यों दिया गया था? क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र से घिरा हुआ था, जिसे स्पेनिश में बाजा मार कहते थे। ठीक है, यानी छिछले समुद्र को, जैसे चारों ओर से छिछले समुद्र से घिरे स्थान को स्पेनिश में क्या कहते हैं? बाजा मार कहते हैं। तो उसी की तरह जो गुआना हानी द्वीप था उसके वहाँ पे क्या नाम देता है? तो बहामा नाम देता है उसको। ठीक है, स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नाव शब्द का भारी जहाज होता है। यह शब्द अरबी से स्पेनिश भाषा में आया है। इसके तथ्य से स्पष्ट होता है कि 1942 तक इस क्षेत्र पर अरबों का शासन था। क्रिस्टोफर कोलंबस का गुआना हानी में किसने स्वागत किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस का गुआना हानी में अरावक लोगों ने स्वागत किया था। अरावक लोगों के बारे में बताता है कि उनका स्वभाव बहुत ही सिंपल सादा था, बहुत प्यारे थे वो लोग। वो इतने प्यारे थे कि उनको लगता था कि उनका कलेजा बाहर निकल आएगा। कोलंबस ने गुआना हानी में किसका झंडा गाड़ा? तो कोलंबस ने गुआना हानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया था। उसने इस द्वीप का नाम क्या रख दिया था? तो गुआना हानी द्वीप का नाम क्या रखा था? तो उसने सैन सेल्वाडोर रखा था।
यानी गुआना हानी द्वीप का नाम सैन सल्वाडोर किसने रखा था? तो कोलंबस ने रखा था। उसने एक सार्वजनिक उपासना कराई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वहाँ का वायसराय घोषित कर लिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबाना स्कैन और कास्किया किस्किया क्यूबाना स्कैन और कास्किया नया नाम हिस्पानियोला जो आज इस कास्किया तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको कि कोलंबस जो था उसने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया और इसने इस द्वीप को नया नाम दिया। उस नया नाम क्या था? सैन सैल्वाडोर नाम रखा था और वहाँ के लोगों पर सार्वजनिक उपासना करवाई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर लिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबाना स्कैन और कास्किया तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों को प्राप्त किया, यानी कि गुआनाहानी के लोगों से मिलकर ये बड़े द्वीप समूह क्यूबाना स्कैन और कास्किया तक बढ़ने के लिए इन लोगों का सहयोग प्राप्त किया था। क्यूबाना स्कैन क्या था? तो क्यूबाना स्कैन जो था वह क्यूबा के नाम से जाना जाता था, जिसे उसने जापान समझा था। क्यूबाना स्कैन जो क्यूबा था, लेकिन कोलंबस ने उसको क्या समझा था? तो कोलंबस ने उसको जापान समझा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और कास्किया जो है, जो नया नाम इसका क्या था? हिस्पानियोला था, ठीक है। हिस्पानियोला था जो आज दो देशों में बटा हुआ है। दो देश कौन कौन से? एक हाइती है और एक क्या है? डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ है, ठीक है। यद्यपि सोना तत्काल उपलब्ध नहीं था, लेकिन खोजकर्ताओं ने सुना था कि सोना कहाँ है, तो सोना हिस्पानियोला में है। और हिस्पानियोला का नाम क्या है? तो हिस्पानियोला का नाम आज है हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक नाम से जाना जाता है। कोलंबस और उसके साथी इस संबंध में आगे कुछ और करते उससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटनाग्रस्त में फंस गया, क्योंकि खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का भी उन्हें सामना करना पड़ा। नाविक जल्दी ही लौटते इधर बच गए। इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे थे, यानी कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने यात्रा की थी, कुल कितने सप्ताह लगे थे? तो 32 सप्ताह उनको लगे थे। कोलंबस ने बहामा और बृहत्तर एंटीलीज द्वीपों, दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और इसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया था। यानी कोलंबस ने अपना खोज कार्य कहाँ कहाँ पूरा किया था? तो कोलंबस ने अपना खोज कार्य बहामा में, बृहत्तर एंटीलीज द्वीपों में, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि में और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया था। कोलंबस की विशेष उपलब्धि यह रही कि उसने अनंत समुद्र की सीमाएं खोज निकाली और यह करके दिखा दिया कि 5 सप्ताह तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जा सकती है, ठीक है। कोलंबस की स्मृति में जो समस्त अमेरिका महाद्वीप को नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश कोलंबिया का नामकरण किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने तो अमेरिका का खोज किया, उसका पता लगाया था वहाँ पे, लेकिन उसके नाम पे न होकर अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा था? तो अमेरिका का नाम पड़ा था फ्लोरेंस का एक भूगोलवेत्ता था अमेरिगो वेस्पुसी, उसके नाम पे अमेरिका नाम रखा गया था। और क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे किसका नाम रखा गया था? तो कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे रखा गया था। कोलंबिया का इलाका कहाँ है? तो कोलंबिया का इलाका संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश है। और दो महाद्वीपों जैसे उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का नाम फ्लोरेंस भूगोलवेत्ता के अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे इसका नाम रखा गया था। उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। किसने? अमेरिगो वेस्पुची जो था अपने विस्तार का अनुभव किया और उसने नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। यानी कि नई दुनिया का नाम किसने दिया था? तो अमेरिगो वेस्पुची ने दिया था। क्या था अमेरिगो वेस्पुची? एक भूगोलवेत्ता था और कहाँ का रहने वाला था? तो फ्लोरेंस का रहने वाला था। अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अमेरिका नाम का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 में किया गया था। यूरोप वासियों द्वारा समुद्री यात्राएं। कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की थी? 1492 ईस्वी में। अनखोजी दुनिया का पुर्तगाल और स्पेन के बीच बंटवारा कब हुआ था? 1494 ईस्वी में। एक अंग्रेज यात्री जॉन कैबोट ने उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज कब की थी? 1497 ईस्वी में। वास्को डी गामा का कालीकट कोझिकोड पहुंचना 1498। अमेरिगो वेस्पुची ने दक्षिण अमेरिका के समुद्री तट को कब देखा था? 1499 ईस्वी में। कैब्राल ने ब्राजील पर पुर्तगाल की दावेदारी कब की थी? 1500 में। बाल्बोआ ने पनामा इस्थुमस को पार किया और प्रशांत महासागर को देखा 1513 में। कोर्टेस ने एज़टेक लोगों को हराया 1521